बिहार में कला एवं संस्कृति किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व त्योहार, मेला, उत्सव और लोगों के रहने सहने की महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान अगर करना है तो वहाँ के बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व त्योहार, मेला, उत्सव, लोगों के रहने सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास काफी बहुआयामी तथा समृद्ध रहा है। बिहार के कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित हुई है। बिहार में कला के रूप अगर देखें तो स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य एवं लोक नाट्य, फिर पर्व त्योहार और मेला। स्थापत्य कला को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। मौर्य काल। बिहार में कला परंपरा के अस्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप है। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष भी मिला है जिसमें 80 स्तंभ उसमें थे। ये गोलाकार स्तंभ था। जो स्तंभ जो था वो गोलाकार होता था। गोलाकार स्तंभ था। एकाश्म पत्थर के बने थे, यानी एक ही सिद्ध पत्थर के बने होते थे। एक सिद्ध पत्थर के। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकाश्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। बिहार में ये स्तंभ की अगर बात किया जाए तो लौरिया नंदनगढ़ जो कि पश्चिम चंपारण, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण और रामपुरवा जो कि पूर्वी चंपारण, बसाढ़ वैशाली से प्राप्त हुई है। ये एकाश्म पत्थर यह एकाश्म स्तंभ चुनार के धूसर बालुआ पत्थर से निर्मित है। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी पर या पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। मौर्य काल में मूर्तियों के अवशेष पटना एवं उसके आसपास से प्राप्त हुए हैं। पटना से अगर हम बात किया जाए तो पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुआ है। यह हल्के भूरे रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित है। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। पटना के लोहानीपुर से 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है नग्न पुरुष का, जो संभवतः यह कहा जा सकता है कि जैन तीर्थंकरों का मूर्ति है। इनका निर्माण जैन शैलियों में कार्योत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। ये जो जैन के जो मूर्ति मिली है जो नग्न पुरुष का, वो कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। पटना के दीदारगंज में एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षिणी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बलुआ पत्थर से बनी यह मूर्ति नारियों के शारीरिक सौंदर्य के सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करता है। पाल काल की अगर बात किया जाए तो पाल काल के दौरान
स्थापत्य या मूर्ति कला के कला रूप के अवशेष मिले हैं। उदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविहार पाल काल के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। इनका निर्माण ईंटों से किया गया है। आंगन के चारों ओर बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी प्रमुख विशेषता है। गया में निर्मित विष्णुपाद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। पाल काल में मूर्ति कला के पत्थरों एवं कांसे दोनों का प्रयोग हुआ है। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार धीमन और विठपाल थे। कांसे के जो मूर्ति जो बना है उसका निर्माणकर्ता या रचनाकार जो है वो धीमन और विठपाल थे। ये पाल शासक धर्मपाल और देवपाल के समकालिक थे। कांसे से बनी ये मूर्तियां सांचे में ढाली गई है और इसके अनेक नमूने नालंदा कुकरीहार यानी गया से प्राप्त हुआ है। नालंदा और गया के कुकरीहार से प्राप्त हुआ है। पाल काल के पत्थरों की मूर्तियां काले बैसाल्ट पत्थर के बनी थी। ये पत्थर मुंगेर के पहाड़ी से प्राप्त किए गए थे। इन मूर्तियों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव था। मध्यकालीन स्थापत्य तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ है। इस पर तुगलक शैली का प्रभाव था। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह का मकबरा है। इसका निर्माण सासाराम रोहतास में 1545 ईस्वी के मध्य हुआ। झीलों के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है जिसके चारों तरफ सीढ़ियां है। इसकी छत पर एक वृहद गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम खान का भी मकबरा है। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है जो कि पटना में स्थित है। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खान काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सुंदर जलजालियों ऊंचे चबूतरों और भव्य गुंबद इसके प्रमुख आकर्षक है। यूरोपीय स्थापत्य गोथिक शैली में पटना संग्रहालय पटना कॉलेज भवन तथा बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण है। इस पर हॉलैंड शैली का प्रभाव था। नव यूरोपीय शैली पटना का राजभवन पटना सचिवालय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का निर्माण करवाया गया है। नवीनतम यूरोपीय शैली में गोलघर यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का प्रमुख नमूना है। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण किया गया है। पटना कलम, अब चित्रकला हम देखते हैं। पटना कलम 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया। इस कला शैली की प्रमुख विशेषता लघु चित्रों का निर्माण था। इनका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पर किया जाता था। इनमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व और त्योहार, उत्सव, जीव जंतु तथा सामान्य जीवन के चित्रों की प्रधानता था। ये जो पटना कलम में जो आर्ट जो बनते थे कला, उसमें जो था मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु तथा सामान्य जीवन के चित्रों का प्रधानता था। मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र में, पटना कलम तो पटना वाले क्षेत्र में हो गया, और मधुबनी चित्रकला की अगर बात किया जाए तो मिथिला क्षेत्र में वहां की महिलाओं के द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया। इसके प्रमुख रूप भित्ति चित्र एवं अड़िपन है।
प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इन चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। यह बिहार की प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। मंजूषा चित्रकला, यह कला बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास के अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानियों को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया गया जाता है। यह कला बिहुला बिशहरी की लोक गाथा पर आधारित है। थंका चित्रकला गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय और तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली है। जादो पटिया चित्रकला, यह संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातीय द्वारा कपड़े या कागज पर जादोपटिया चित्रकला की जाती है। संगीत कला, बिहार में उत्सवों, त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीतों का प्रचलन रहा। चैता की अगर बात की जाए तो चैत माह में गाए जाने वाला लोकगीत है। फागुन माह में होली के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत है। कजरी, यह सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। बारहमासा, इसमें वर्ष में के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत द्वारा वर्णन किया जाता है। बारहमासा में जांत सारी, यह महिलाओं द्वारा चक्की अथवा जांता का उपयोग करते समय गाए जाने वाला लोकगीत था। जांत सारी। नचारी, यह भगवान शिव की स्तुति में गाए जाने वाला प्रमुख कवि विद्यापति के गीतों का संकलन था। सोहर, शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत था। सोहर। सुमंगली या लगनी, यह विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता था। बटोहिया, यह देशभक्ति से भरा गीत है। यह गीत श्री रघुवीर नारायण की रचना है। फिरंगिया, यह देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक था। फिरंगिया। पूर्वी, इसमें बिरहिनियां अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत द्वारा करती है। पूर्वी में लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। जोगीरा नृत्य, होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता था। लौंडा नृत्य, शुभ अवसर एवं त्योहारों पर पुरुषों और स्त्रियों का रूप धारण, पुरुष जो था उसके द्वारा स्त्री का रूप धारण करके नृत्य किया जाता था। लौंडा नृत्य। करिया झूमर नृत्य, यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गीत और नृत्य करती है। झिझिया नृत्य, यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता था। इसमें मुख्यतः लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है तथा उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है। सामा चकवा, कार्तिक मास में लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता था। यह भाई बहन से संबंधित नाट्य है। डोमचक, यह विवाह के शुभ अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता था। यह हास्य परिहास से संबंधित नाट्य है। जट जटिन, इसमें नाट्य द्वारा जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता था। विदेशिया, इसमें पुरुष तथा पुरुष द्वारा महिला रूप धारण कर नाट्य प्रस्तुत किया जाता था। यह लौंडा नृत्य का नाट्य रूप होता है जिसमें विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति है। पर्व और त्योहार। बसंत पंचमी, बिहार के माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी मनाया जाता है। यह छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के अवसर में अधिक लोकप्रिय है। रामनवमी, भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नवमी या रामनवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकी निकाली जाती है। होली, फागुन माह की पूर्णिमा को यह त्योहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि,
भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के अवसर पर यह मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण माह की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है और अपने रक्षा का वचन लेती है। तीज यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इसमें महिलाएं कठोर उपवास करती है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर यह त्योहार भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। विजयदशमी आश्विन माह की दशमी तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। विजयदशमी को दीपावली कार्तिक माह के अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। यह भगवान राम द्वारा रावण का वध कर अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दीपावली गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर में गाय बैल पशुओं की पूजा की जाती है। छठ पूजा बिहार का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। कार्तिक माह की 5वीं एवं छठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती उपवास में रहकर सूर्य एवं जल की पूजा करती है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जन्मदिन पर शोभा यात्रा निकाला कर इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र मास में मनाया जाता है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर इसे मनाया जाता है। मेले हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला। अब हम मेला देखते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि सोनपुर वैशाली में लगता है। सोनपुर गंडक नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। स्थानीय स्तर पर यह सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा मेला यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इसी दिन सोनपुर मेला एक मास के लिए प्रारंभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वैशाली का मेला महावीर की जन्मस्थली चैत्र माह में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र माह में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। सौराठ मेला मिथिलांचल यानी मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। किसे सौराठ मेला यह मेला प्रति वर्ष जेठ और आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनते हैं। पितृपक्ष मेला प्रत्येक वर्ष सितंबर और अक्टूबर माह में इस मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष मेला में मंदार मेला की अगर बात किया जाए तो बांका जिले के मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार मेला का आयोजन किया जाता है। मलमास मेला राजगीर में मलमास मेला की अगर बात किया जाए तो राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने एवं पूजा करने आते हैं। बिहार के प्रमुख व्यक्ति प्राचीन काल गौतम बुद्ध की अगर बात किया जाए तो यह बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में मिला। निरंजना नदी के तट पर यानी फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे उनको 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था।
उनका संबंध गायत्री कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें 12 वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात जिम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति उन्हें 468 ईसा पूर्व में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुआ, यानी मृत्यु इनका है 468 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया। उन्हें यानी प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य के संगठन रूप प्रदान करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य, उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना किया। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। अशोक अपने शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ और शिलालेख का प्रयोग किया। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्र थे। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्ट नियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया। याज्ञवल्क्य विदेह यानी मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की है। पाणिनि पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किया। जीवक बिंबिसार के समकालिक था। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार किया था। अशुघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक था। वे कनिष्क के समकालीन थे। उनके प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरित्रम है अशुघोष का। वानभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीनतम उपन्यास है। दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने तिब्बत शासन के नियंत्रण पर तिब्बत भेजा था। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे। दीपांकर श्री ज्ञान। मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। मध्यकाल मखदूम शरफुद्दीन याहया मनेरी, वे 14वीं सदी के बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। शेरशाह भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक, जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर्यवंश की नींव डाली या सूर्यवंश की स्थापना की। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किया। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृति की रचना काफी प्रसिद्ध है। उनकी प्रसिद्ध संस्कृति रचनाओं में पुराण संग्रह, विभासगार, गंगा काव्यवाली प्रमुख थे। उन्हें मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी के सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका में आए।
वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे अस्थायी अध्यक्ष बने। हसन इमाम, पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुर के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। सर सुल्तान अहमद, वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। सर सुल्तान अहमद 1937 ईस्वी में वारसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने। 1941 में वे भारत सरकार के विधि सदस्य भी नियुक्त हुए थे। मोहम्मद यूनुस 1937 में चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के पद ग्रहण किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खानवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा यानी बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि और निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता था। रामधारी सिंह दिनकर को स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और रसवंती आदि है। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया डिस्ट्रिक्ट के फारबिसगंज के औराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना मैला आंचल है। फणीश्वर नाथ रेणु का अनुग्रह नारायण सिंह की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म 1887 में औरंगाबाद के पोयवा में हुआ था। उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने बिहार सरकार के में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा में हुआ था। गांव में लोकनायक के नाम से यह प्रसिद्ध है। जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। उन्होंने 1942 में क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आजाद दस्तक का गठन किया था। आजाद दस्ता का स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में उन्हें मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर में हुआ। उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में वे 1970 में मुख्यमंत्री बने। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के वे दूसरे उप मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर, और उनकी बाद में उन्होंने 1970 में मुख्यमंत्री भी बने। राहुल संस्कृत्यायन, वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनका नाम मूल रूप से केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के कारण उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुखता से भाग लिया।
बिहार के किसान आंदोलन में उन्होंने प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सीवान के आमबाड़ी और अनवाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया। खान बहादुर खुदाबख्श खान, इनका जन्म 1842 ईस्वी में सीवान के उखई में हुआ। सीवान के उखई में इनका जन्म हुआ था, खान बहादुर खुदाबख्श खान का। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी का उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें और चीता के फूल और संगमित्रा तथागत आदि रहा। नागार्जुन, इसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा, नागार्जुन का वयस की अगर बात किया जाए तो इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृति और बंगाली में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं की अगर बात किया जाए तो युगधारा, प्यासी पथराई, आंखें, बलचनमा और सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां आदि है। बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। वे शहनाई वादक थे और शहनाई के लिए ही वे विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रसिद्ध स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खान को बिहार में विशेष और विविध की अब बात देखते हैं। विश्व का प्रथम लोकतंत्र गणराज्य तो लिच्छवी वैशाली। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट। भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन 1935 में बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम 1947 में बने थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस 1937 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सैयद अफजल अली जो कि भारतीय थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद अफजल अली, जबकि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाए तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला है राजेंद्र प्रसाद 1962 में, जाकिर हुसैन को 1963 में और जयप्रकाश नारायण को 1999 में और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में।
बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में प्रकाशन हुआ था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड 1875। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट 1918। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876। बिहार के प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस। बिहार के प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच। बिहार के सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। बिहार के सबसे बड़ा नगर पटना। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर प्लेटफॉर्म। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहरनाथ सोनपुर। बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोनपुर बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा ओपन विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तो मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1963। बिहार का सबसे गर्म जिला गया। बिहार का सबसे ठंडा जिला गया। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद और किशनगंज सबसे अधिक वर्षा वाला जिला। और सबसे गर्म जिला की अगर बात करें तो गया। सबसे ठंडा जिला भी गया। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर।